हमारे देश में किसान केवल अकेले लोग होंगे जो रिटेल में खरीदते हैं, होलसेल में बेचते हैं और बीच का पूरा ट्रांसपोर्टेशन खुद देते हैं। It's been called the largest protest in human history. If there is one job in the entire country nobody wants to do. The country has to feed its 1.4 billion people. जी हाँ दोस्तों, लगभग हमारे देश में किसान 150 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन तब भी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन जीडीपी के प्रति केवल 15% है और तब भी 45% आबादी एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। यही इकोनॉमिक इम्बैलेंस सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के अन्नदाता, हमारे किसान आज भी गरीब हैं। उदाहरण तौर पे आप समझो, भारत में एक किसान लगभग साल का $2000 या 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में कमाता है। अगर महीने का आप कैलकुलेट करें तो 12,000 से 15,000 प्रति महीने एक किसान कमाता है। लेकिन सेम चीज़ अगर हम अमेरिका में देखें तो एक किसान वहाँ साल का $1 लाख यानी 80 से 90 लाख रुपए कमाता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे देश के किसान इतना कम क्यों कमाते हैं, हमारे देश की कृषि और स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसके क्या क्या समाधान और सॉल्यूशन हो सकते हैं, और क्यों हमारे देश के अन्नदाता आज भी गरीब हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे देश के किसान का स्थिति बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए 2026 में कैसे कैसे वीडियोस आप देखना चाहेंगे हमारे चैनल पर। ये समझने के लिए कि आज हमारे देश में किसान गरीब क्यों है, आपको 100 साल पहले जाकर हमारे देश और कृषि का इतिहास समझना होगा। असल में स्वतंत्र से पहले ज़्यादातर भारतीय किसान के पास खुद का ज़मीन नहीं था। ज़मींदारी सिस्टम के अंदर वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के लिए खेती करते थे और सारा टैक्सेस ब्रिटिश सरकार को देते थे। चाहे आपका फसल अच्छा हो, चाहे आपका फसल खराब हो, चाहे आपकी फसल पे पेस्ट आए, चाहे आपका फसल बर्बाद क्यों ना हो जाए, टैक्स तो आपको सरकार को देना ही था। इस जमींदारी सिस्टम के कारण ज़्यादातर किसान उधार में चले गए और पैसा कमाना भूलो, उनका तो मेजर गोल था खुद को बचाना केवल। 1947 में हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन तब भी हमारे किसानों के पास किसी प्रकार का सेविंग नहीं था, कोई इंश्योरेंस नहीं था, बहुत बड़े रिस्क थे, किसी प्रकार का कैपिटल नहीं था जिसे वो खेती में डालकर अपना उत्पादन बढ़ा सके। इंडिपेंडेंस के बाद भारत को एक और बड़ा प्रॉब्लम आया, फूड सिक्योरिटी। हमारे देश में कई सारे फैमिन्स होने लगे जिसके कारण हमारे देश को इंपोर्ट्स पर निर्भर होना पड़ा खाने के लिए। इस समय देश का गोल बड़ा सिंपल था, जितना ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर सकते हो उतना ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करो और खाने के दाम को कम से कम रखो हमारे देशवासियों के लिए। एज अ रिज़ल्ट हमने इरिगेशन में इन्वेस्ट किया, हमने फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट किया, हमने प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया और आखिर में हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। और इसी के साथ 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से हमने फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हमारे देश में हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आए चावल के, गेहूं के। कई सारे राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उत्पादन बढ़ा और हमने हमारे देश को भूख से बचाया। लेकिन क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का लाभ सारे राज्यों को हुआ, सारे किसानों को हुआ? जी नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन का लाभ उन किसानों को हुआ जिनके पास खुद का ज़मीन था, जिनके पास पैसा था और साथ ही साथ जिनके पास पानी था। ज़्यादातर छोटे किसान को ग्रीन रेवोल्यूशन का लाभ नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लग सकता है, लेकिन आप ज़्यादातर एक्सपर्ट से अगर पूछेंगे तो सबका विचार सेम ही रहेगा। हमने फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व तो कर लिया, लेकिन हम तब भी किसान के आमदनी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। 1990 की लिबरलाइजेशन के बाद और आज भी 2025 में हमारा माइंडसेट बिल्कुल ही सेम है। किसानों से ज़्यादा प्रोड्यूस एक्सपेक्ट करें, उनको कम से कम दाम में बेचें और यदि किसी भी प्रकार का रिस्क आए, बारिश का या मौसम का, किसान उस रिस्क को खुद अब्जॉर्ब करे। इसी माइंडसेट के कारण कई सालों बाद आज भी हमारे देश में खाना अफोर्डेबल हो गया, लेकिन किसानों का आमदनी बढ़ नहीं पाया है। हमारे देश में किसानों का गरीब होना किसी एक इंसान का गलती नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पे गलती है और इसके कई सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस हैं जो वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर हम आज के डेट में भारतीय कृषि को देखें तो हमारे देश में कई सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है स्मॉल लैंड होल्डिंग। हमारे देश में किसान का एवरेज लैंड होल्डिंग है केवल 1.1 हेक्टेयर, यानी कि लगभग 2.5 एकड़ के आसपास। इस लैंड होल्डिंग साइज के किसान को हम एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कहते हैं और हमारे देश में लगभग 86% किसान इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इतनी छोटे ज़मीन से बिना ज़्यादा कैपिटल डाले या ज़्यादा टेक्नोलॉजी डाले अच्छा आमदनी कमाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम दूसरे देशों का बात करें जैसे अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तो 25-25, 50-50 एकड़ को भी छोटा लैंड होल्डिंग माना जाता है। 100-100, 1000-1000 एकड़ में किसान वहाँ बात करते हैं।
लेकिन केवल 1 हेक्टेयर से हमारे देश में किसान ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। अगर आप ज़्यादातर फसल उगाएं जो किसान उगाते हैं जैसे गेहूँ और चावल, 1 या 2 एकड़ से आपको बिल्कुल ही बेसिक आमदनी मिलेगी। केवल आप उतना ही उगा पाएंगे जिससे आपके खर्चे निकल पाएँ और आपका घर का खाना चल सके। साथ ही साथ इतनी छोटे ज़मीन के साथ किसी भी प्रकार का ऑटोमेशन करना, किसी भी प्रकार का मशीन का इस्तेमाल करना, किसी भी प्रकार का इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसान के लिए। अगर हम फिर से अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का देखें जहाँ मैं पिछले महीने ही था, वहाँ पर 1-1, 2-2 किसान 100-100 एकड़ ज़मीन संभाल लेते हैं क्योंकि वो भारी भरकम मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं। क्या हमारा किसान इतने भारी भरकम मशीनरी में इन्वेस्ट कर सकता है? जी नहीं। तो हमारे देश के छोटे किसान इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वो कम मेहनत करते हैं। हमारे देश के किसान इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनका आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा कम है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे किसान एक बहुत ही छोटे ज़मीन से फार्मिंग करना चाह रहे हैं। दूसरा कारण कि हमारे देश में ज़्यादातर किसान गरीब हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में कुछ ज़्यादा ही लोग हैं और इनके पास एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी ऑप्शन की कमी है। जी हाँ दोस्तों, सुन के ये अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा क्या मुझे एग्रीकल्चर में नहीं आना चाहिए? क्या किसान के बेटे या किसान के बेटी को खेती नहीं करना चाहिए? जी नहीं, आपको समझना है फंडामेंटल प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, हमारे देश के लगभग 40 से 45% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी को केवल 15% कंट्रीब्यूट कर पाता है। क्या आप समझ रहे फंडामेंटल रूट प्रॉब्लम? ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में बाई चॉइस नहीं आ रहे, बाई मजबूरी आ रहे हैं क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है। अगर हम चाइना और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ को देखें तो उन्होंने एग्रीकल्चर से बहुत सारे लेबर फोर्स को टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, टूवर्ड्स सर्विसेज डाइवर्ट किया। हमारे देश में ये ट्रांजिशन आज भी स्लो है एंड एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग मजबूरी के कारण एग्रीकल्चर में जुड़ पा रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को कैसे बदलें। अगर आप उसी लैंड से उतना ही उत्पादन, उतना ही आमदनी कमाने वाले हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप उस छोटे लैंड से अपना आमदनी बढ़ा पा रहे हैं, अगर आप अपने छोटे लैंड से जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूशन बढ़ा पा रहे हैं, तब आप जीडीपी को भी बढ़ा रहे हैं। भारत में हम ये ट्रांजिशन सही प्रकार से नहीं कर पाए। आज भी ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। हमारे देश के गाँव में आज भी एग्रीकल्चर को छोड़ के स्टेबल इनकम्स बाकी जॉब से लोग को नहीं मिल पा रहे हैं। ज़्यादातर खेती परिवारों में लैंड का बंटवारा होने के कारण ज़मीन का साइज़ और भी छोटा होता जा रहा है और लोग जानते हैं कि उस छोटे ज़मीन से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तब भी एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी उन्हें वो लैंड को पकड़ना होता है क्योंकि उनके पास बाकी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि बहुत ज़्यादा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में क्रिएट हो रहा है, यानी कि लोग एग्रीकल्चर में हैं लेकिन एग्रीकल्चर के कारण उनकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। अब मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, इसके ये मतलब नहीं कि एज अ यंगस्टर आप एग्रीकल्चर में नहीं आए और आप अपने फादर या फैमिली को एग्रीकल्चर में सपोर्ट नहीं करें। बस यदि आप कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे उस ज़मीन से आप ज़्यादा उत्पादन निकाल सकें एंड ज़्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर सकें। अब इसके कई सारे तरीके हैं जो वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो को देखते रहिए। तीसरा कारण जो हमारे देश में किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे देश के किसान आज भी प्राइस टेकर्स हैं, ना कि प्राइस मेकर्स। यानी कि उनको मार्केट में जो दाम दिया जाता है वो लेते हैं, ना कि खुद का हक से दाम मार्केट को दे पाते हैं। अब ज़्यादातर किसान भाई और बहनों ये बात से सहमत रहेंगे कि मार्केट में प्राइस मिलना उनका सबसे बड़ा समस्या है। फसल लगाने से पहले जो भी कॉस्ट होता है, चाहे आपके बीज का कॉस्ट हो, इनपुट का कॉस्ट हो, लेबर का कॉस्ट हो, वो सब तो फिक्स्ड रहता है। लेकिन फसल आने के बाद आपको कितना उत्पादन मिलेगा, क्या उसका भाव मिलेगा, ये फिक्स आप नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में ज़्यादातर किसान ज़्यादातर फसल या तो लोकल मंडी में बेचते हैं या फिर किसी बड़े ट्रेडर को बेचते हैं। अब एक छोटा किसान एक बड़े ट्रेडर या लोकल मंडी से क्या ही नेगोशिएट कर पाएगा? उनको जो प्राइस दिया जाता है वो वही प्राइस ले लेते हैं। हमारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो है लेकिन केवल कुछ फसलों में है और कुछ राज्यों में है। ज़्यादातर किसान को कुछ मालूम भी नहीं कि एमएसपी कैसे मिले, कौन से फसल पर मिलेगा, कहाँ से वो ले सकते हैं। एमएसपी तो खैर भूल ही जाओ। बहुत सारे किसान आज भी मार्केट का डिमांड सप्लाई समझने में स्ट्रगल करते हैं। कब फसल का डिमांड बहुत रहेगा, कब फसल का डिमांड कब रहेगा, कब भाव बढ़ेगा, कब भाव कम होगा, किस समय पे उन्हें मार्केट में माल पहुंचाना चाहिए। अब एक ही बार से बहुत ज़्यादा उत्पादन आ जाता है तो प्राइस क्रैश हो जाता है। 1, 2, 3 रुपये भी हम कई बार सुनते हैं मार्केट में, किसान को प्रति किलो अपना उत्पादन बेचना पड़ रहा है। हमारे देश में ज़्यादातर किसान उगाने में फेल नहीं होते हैं, ज़्यादातर किसान मार्केट में बेचने में और सही भाव प्राप्त करने में फेल हो जाता है। चौथा कारण जो हमारे देश के किसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है राइजिंग कॉस्ट्स। अब
अब ज़्यादातर किसान भाई और बहनों में से कमेंट्स में एग्री करके बताएंगे कि साल प्रति साल हमारे इनपुट का कॉस्ट तो बढ़ते जा रहा है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन क्या उसी रेट पे मेरे उत्पादन का या मार्केट रेट बढ़ रहा है? जी नहीं। एक ओर पे आपके कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं लेकिन दूसरी ओर पर रेवेन्यू उतना ऊपर से नहीं बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट हमारे देश के किसानों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम होते जा रहा है। अगर आप ही सोचिए, आप एक बिजनेसमैन हैं, हम सब बिजनेस चला रहे हैं, अगर हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ते जाए लेकिन मार्केट में वो कॉस्ट हमें नहीं मिले, इतना समय तक हमारा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। पांचवा प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम और ज़्यादातर छोटे किसानों का सबसे बड़ा तकलीफ है क्लाइमेट चेंज और अनप्रिडिक्टेबल वेदर। एग्रीकल्चर एक नेचर ड्रिवन बिजनेस है। आप कितना भी टेक्नोलॉजी क्यों ना डालो लेकिन वो हमेशा एक नेचर ड्रिवन बिजनेस ही रहेगा और ज़्यादातर छोटे किसान को नेचर से सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। आज के डेट में क्लाइमेट चेंज के कारण वेदर सीजन अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। बारिश कब होने वाला है, कितनी तेज़ी से होने वाला है, बहुत सारे किसान प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, कई प्रकार के टेक्नोलॉजीज़ हैं, सेंसर्स हैं, अलर्ट्स हैं जो आ रहे हैं, बट क्या हमारे देश में आज भी ज़्यादातर किसान इन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? जी नहीं। एक ख़राब सीज़न, एक ख़राब बारिश, एक ख़राब फसल, एक पेस्ट अटैक आपके पूरे साल के मेहनत को बर्बाद कर सकता है। अब आप अपने आप को किसान के जूते में डालो। पूरे साल का आपने प्लानिंग किया, जनवरी से लेकर के दिसंबर का मेहनत किया, लेकिन जुलाई में एक ऐसा खतरनाक मॉनसून आ गया और आपकी फसल को बर्बाद कर दिया। कैसे आप झेलेंगे इस रिस्क को? जी हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करो, ये टेक्नोलॉजी डालो, वो डालो, लेकिन आज भी हमारे देश में ज़्यादातर किसान ये नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और अनफोर्सेबल वेदर सबसे बड़ा रिस्क है हमारे देश में आज एग्रीकल्चर को। अब इन सारे प्रॉब्लम्स के कारण हमारे देश में किसान क्या करते हैं? उधार लेते हैं। कुछ किसान बैंक से उधार लेते हैं, लेकिन आज भी गांव में ज़्यादातर किसान इनफॉर्मल मनी लेंडर से उधार लेते हैं जो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और बहुत ही ज़्यादा किसान को धमकाते हैं। आज के डेट में लगभग 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हमारे देश में उधार में। एक बार किसान इस उधार के साइकिल में घुस गया तो उसका वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी भी प्रकार का रिस्क आए, किसी भी प्रकार का बुरा सीजन हो, किसान दोबारा से लोन लेता है, उधार लेता है और इस डेट ट्रैप में फंस जाता है। आज हमारे देश में फार्मर सुसाइड्स का सबसे बड़ा कारण है लोन रीपे ना कर पाना। कई सारे मूवीज़ में, कई सारे शोज़ में, वीडियोज़ में हमेशा ये देखते हैं दोस्तों, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है हमारे देश के एग्रीकल्चर का। किसानों से उनका ज़मीन ले लिया जाता है, किसानों से उनके जो भी बचे कुछ एसेट्स हैं वो ले लिए जाते हैं क्योंकि वो इस डेट साइकिल से निकल नहीं पाते। एक और आखिरी कारण जो मुझे लगता है बहुत बड़ा रीज़न है कि पिछले 15 से 20 सालों में हमारे देश का एग्रीकल्चर आगे नहीं बढ़ पाया है, वो है जिस प्रकार से हमारा पॉलिसी डिज़ाइन हो रहा है। जी हाँ किसान भाइयों और बहनों, हमारे देश में एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ या स्कीम्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे ज़्यादातर स्कीम्स प्राइस सपोर्ट और सब्सिडीज़ पर निर्भर है। क्या ये गलत है? जी नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना है हमारे किसानों का, एक 50 साल के विजन लेके आगे बढ़ना है, तो हमें इन्वेस्ट करना है फार्मर अपलिफ्टमेंट में। अगर हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन है एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने का, तो हमारा अप्रोच मेरे अनुसार अलग होना चाहिए। आज की डेट में ज़्यादातर पॉलिसीज़ जैसे MSP या सब्सिडीज़ केवल फोकस्ड हैं किसानों के सर्वाइवल पर, कैसे किसान को कम से कम हम देखें, उन्हें बचा सकें। बट क्या ये पॉलिसीज़ फोकस्ड है किसानों के अपलिफ्टमेंट पर? सब्सिडी से आपका वन टाइम कॉस्ट कम तो हो पाता है, लेकिन क्या सब्सिडीज़ के थ्रू आपका आउटपुट बढ़ रहा है? क्या आपका मार्केट एक्सेस इंप्रूव हो रहा है? क्या किसानों का नॉलेज बेहतर हो रहा है? जी नहीं। एक बार सब्सिडी लेके आप कमा तो लेंगे, लेकिन जैसे ही सब्सिडी आपके हाथ से गया तो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बंद क्यों हो जाते हैं? आज बहुत सारे लोग कहते हैं अगर ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट्स में सब्सिडी ना हो तो ग्रीन हाउस एज ए इंडस्ट्री हमारा बंद ही हो जाए। क्या इस बात में सच्चाई है? शायद, क्योंकि बिना सब्सिडी के आज भी किसान को आगे बढ़ने नहीं सिखाया गया है। ज़्यादातर पब्लिक सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट हमारा फोकस्ड है कैसे प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए, ना कि ग्रोथ फोकस्ड। हमारा फोकस एज अ देश होना चाहिए ना सिर्फ इनपुट बेस्ड स्कीम्स पर, बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग पर। यानी कि फार्मर एजुकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, मार्केट अवेयरनेस और मार्केट बिल्डिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम किसानों के लिए किस प्रकार से कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा क्या सपोर्ट दिया जा रहा है किसानों को। जी हाँ, आज के डेट में बहुत सारे पॉलिसीज़ इस प्रकार फोकस्ड हैं, लेकिन कैसे ही पॉलिसीज़ किसानों तक पहुँचाएँ, इनका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्या ये किसानों को एक्चुअली में हेल्प कर पा रहा है, ये भी एनालाइज करना उतना ही ज़रूरी है। सब्सिडी से आप किसानों का दर्द कम कर सकते हैं, लेकिन स्किल बिल्डिंग से और कैपेसिटी बिल्डिंग से आप किसानों की तरफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस में अगर आपको इनकम या प्रॉफिट बढ़ाना है, उसके 3 ही तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका
बिजनेस का टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू बढ़ाना। दूसरा तरीका आपका सेलिंग प्राइस बढ़ाना जिससे आपका रेवेन्यू बढ़े। तीसरा तरीका अपने कॉस्ट को कम करना। अब कौन सा सोल्यूशन हमें अपने किसानों के लिए अपनाना चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के किसान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमारे देश में लगभग 86% किसान स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है। इनके पास ज़मीन कम है, कैपिटल कम है, टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस भी कम है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक ही बार से बहुत ज़्यादा पैसा डालना मुमकिन नहीं है। वो ज़्यादा सेल्स अपना नहीं बढ़ा सकते। इनको फोकस करना है कि कम से कम ज़मीन में और कम से कम खर्चे में कैसे ये अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। अब इसकी कई सारी तकनीक है जैसे नेचुरल फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, और अगर आप डिटेल में इन तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को क्लिक करिए ताकि आप कम से कम बजट में जानें कि प्राकृतिक खेती और लो बजट फार्मिंग के साथ आप कैसे अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इन छोटे किसानों का ग्रोथ होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी की, कैसे जो भी खेती आप कर रहे हैं कैसे आप उसमें कम से कम खर्च में प्रॉफिट कमा सकें और उसी प्रॉफिट को दोबारा अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करके धीरे धीरे बढ़ सकें। जी हाँ किसान भाई और बहनों, बहुत सारे किसान को मैं जानता हूँ जो 1 एकड़ 2 एकड़ से अपने जर्नी स्टार्ट किए थे और आज वो 50 और 150 एकड़ में खेती कर रहे हैं। आप अगला ऐसा सक्सेस स्टोरी हो सकते हैं। हमारे दूसरी कैटेगरी के किसान होते हैं वो बड़े किसान, लेकिन ट्रेडिशनल किसान। वो किसान जैसे पंजाब, हरियाणा, जिनके पास ज़मीन तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन आज भी वो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट उनका पर एकड़ रेवेन्यू कम है। वो अपना उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रति एकड़ उनकी कमाई नहीं हो पा रही है ज़्यादा। इस सिचुएशन में किसान अलग अलग फसल की तरफ जा सकते हैं। आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल क्रॉप जैसे गेहूँ, बाजरा, चावल से आप वेजिटेबल्स, फ्रूट फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं। स्केल के साथ साथ अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो आप कोशिश कर सकते हैं कैसे अपने लेबर खर्चे को कम करें। ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। हमारे तीसरी कैटेगरी के किसान हैं वो मॉडर्न किसान। ये वो किसान हैं जो नए नए एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, कुछ अलग या नया करना चाहते हैं। इनके पास मार्केट का नॉलेज का एक्सेस है, इनके पास कैपिटल है, इनके पास सीखने का वो इन्वेस्टमेंट डालने का टाइम और पैसा है। इनके पास लैंड होल्डिंग छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ज़्यादातर अगर आप इस कैटेगरी के किसान में हैं तो आपको फोकस करना चाहिए हाई वैल्यू क्रॉप्स पे। आपको फोकस करना चाहिए नए नए टेक्नोलॉजीज़ पे जैसे पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, कि कम से कम ज़मीन में आप कैसे ज़्यादा उत्पादन ले सकें। आपका फोकस होना चाहिए अपनी खेती को प्रॉफिटेबल बनाना और एग्रीकल्चर में एक बेंचमार्क सेट करना और साथ ही साथ बाकी किसानों को गाइड करना और एक इकोसिस्टम तैयार करना। क्योंकि आप वो रिस्क ले सकते हैं, आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप मार्केटिंग, ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और बाकी किसानों को साथ साथ लेके जुड़ के सिखा सकते हैं कि एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चर बिजनेस मॉडल कैसे बनेगा। और हमारे चौथे कैटेगरी में आते हैं कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स एग्रीकल्चर में केवल फार्मिंग सोच के नहीं आते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड। मैं एग्रीकल्चर में इतना पैसा डाल रहा हूँ, मुझे इतना रिटर्न इतने समय में चाहिए। इसके लिए वो सोचते हैं कैसे ब्रांड बनाना चाहिए, कैसे सिस्टम बनाना चाहिए, कैसे ग्रोइंग करना है, कितने एकड़ में करना है, किस प्रकार के वैल्यू एडिशन करना है। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो किसी भी बिजनेस में एंटर करता है। प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं, वेदर के रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं, ये सारे रिस्क को फैक्टर करके वो बिजनेस में एंटर करता है, जिससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलता है कि एग्रीकल्चर में जो एक्चुअल अर्निंग होता है वो केवल प्रोडक्शन के थ्रू नहीं बल्कि वैल्यू चेन के एडिशन में होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1 महीना पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था जहाँ मुझे डिस्कॉल्स नाम के एक कंपनी से मिलने और सीखने का मौका मिला। अब जब हम बेरीज का बात करते हैं तो पूरी दुनिया में डिस्कॉल्स सबसे नंबर 1 ब्रांड में से एक है। आप गूगल करके देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है डिस्कॉल्स का बेरीज में। लेकिन डिस्कॉल्स का सबसे बड़ा खासियत ये है कि वो खुद खेती करते ही नहीं है। उनके साथ कई सारे हज़ारों किसान हैं जो उनके हिसाब से ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरीज और स्ट्रॉबेरीज प्रोड्यूस करते हैं। डिस्कॉल्स सबसे पहले वैरायटीज़ का खुद ब्रीडिंग करते हैं, वही वैरायटीज़ किसानों को बेचते हैं। अपने पूरे ग्लोबल डिमांड के हिसाब से किसानों को बोलते हैं कौन सा फसल कब उगाना है, कितने क्वांटिटी में, तो किसानों से वही प्रोड्यूस खरीदते हैं और अपने ब्रांड नेम के अंदर मार्केट में बेचते हैं। आज लगभग कुछ बिलियन डॉलर्स की कंपनी है डिस्कॉल्स और पूरे ऑस्ट्रेलियन और ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल कर रही है। जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो वो डिस्कॉल्स नाम की एक ब्रांड को पहचानता है और जो भी प्राइस वो डिमांड कर रही है वो मार्केट में देता है। अपने ब्रांड पे, क्वालिटी पे और वॉल्यूम पे डिस्कॉल जो प्राइस चाहती है वो मार्केट से ले लेती है और इसलिए आज करोड़ों डॉलर्स में कमा रही है। डिस्कॉल्स के पास पूरा कंट्रोल है सप्लाई चेन का, उनके पास प्राइसिंग पावर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत का हर किसान ऐसे कर सकता है। मैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल जो प्राइस वैल्यू है, एक्चुअल जो एडिशन होता है
वो मार्केट में क्रिएट होता है। इसलिए सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए एक छोटे किसान का भी मार्केट को समझना और मार्केट प्राइस पे कंट्रोल लाना। भारत में भी हमने इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखा है डेयरी सेक्टर में। किस प्रकार से अमूल ने लाखों किसानों को एक कोऑपरेटिव मॉडल में लाकर उनके लिए भी वैल्यू क्रिएट किया और साथ ही साथ एक तगड़े ब्रांड के साथ कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे। इससे अमूल हमारे देश में नंबर 1 ब्रांड जरूर बना, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे लाखों किसानों का आमदनी भी हमारे देश में बढ़ा। प्रॉब्लम्स के बारे में हमने काफ़ी बात तो कर लिया, लेकिन भारत में क्या क्या समाधान हो सकते हैं हमारे देश के किसानों का आमदनी बढ़ाने के लिए। सबसे पहला फोकस होना चाहिए हमारा फार्मर कोऑपरेटिव्स या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना रखना। भारत में ज़्यादातर किसान अकेले काफ़ी छोटे होते हैं किसी भी प्रकार का प्राइस नेगोशिएट करने के लिए, किसी भी प्रकार का मार्केटिंग या ब्रांडिंग करने के लिए। लेकिन जब 10, 100 और 1000 किसान साथ आते हैं तो आप साथ मिलकर एक ब्रांड बना सकते हैं, जैसे कि हमने अमूल में देखा, जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के डिस्कोर्स में देखा, और ऐसे हमारे देश में कई हज़ारों FPOs आज बढ़ रहे हैं जो साथ मिलकर एक बेहतर कमांड कर पा रहे हैं मार्केट में। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव में कई हज़ार किसान एक सिंगल आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। जब किसान एकजुट मिलते हैं तो कई सारे चीज़ बदलते हैं। सबसे पहले किसानों का बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, जिसकी मैंने कई सारे वीडियोज़ में पहले भी कहा है। यदि आप 100 किसान मिलकर मार्केट जाएंगे और कुछ हाई वॉल्यूम में खरीदेंगे तो आपको बेहतर दाम मिलेगा। दूसरा, आपका मार्केटिंग बढ़ सकता है। जब 1000 किसान आके साथ काम करेंगे तो आप एक ब्रांड बना सकते हैं, आप बेहतर क्वालिटी का प्रोड्यूस उगा सकते हैं, आप बेहतर प्राइस मार्केट में डिमांड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी हो, कोल्ड चेन हो, लॉजिस्टिक्स हो, आप साथ मिलकर छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करके ज़रूर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हमारे देश में कई सारे कंपनीज हैं जो किसानों को साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप खुद भी किसान को ग्रुप बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वाले पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, हमारे देश के सबसे बड़े फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सह्याद्री फार्म्स को डिटेल में समझने के लिए। दूसरा सोल्यूशन जिसकी प्रकार हमें फोकस करना चाहिए कि हम किसानों को क्वालिटी के लिए ना सिर्फ क्वांटिटी के लिए पैसा दें। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, डे 1 से हमारा फोकस केवल क्वांटिटी पे रहा है। आज हमारे खाना में किस प्रकार का न्यूट्रिएंट आ रहा है, क्या खाने का क्वालिटी है, कौन सा पेस्टिसाइड है, हमें किसी को कुछ भी नहीं मालूम। हमें फोकस करना चाहिए कि जो किसान या जो कंपनी हमें अच्छा क्वालिटी का खाना दे रहा है उसे हम बेहतरीन दाम और प्राइस दें। आज उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान अनगिनत केमिकल्स डाल रहे हैं मिट्टी में। उत्पादन आपका बढ़ रहा है लेकिन आपका मिट्टी बर्बाद हो रहा है। एज अ कंज्यूमर आप जहर खा रहे हैं, एज अ किसान आप खुद की सेहत को खराब कर रहे हैं। क्या चीज़ के लिए? केवल आउटपुट बढ़ाने के लिए। वही जो आपको 100 साल पहले 5 संतरा खा के मिलता था, आज आपको 10, 15, 20 संतरे में नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा फूड का क्वालिटी दिन ब दिन कम होते जा रहा है। चाहे वो एक छोटा किसान हो जो मल्टीलेयर फार्मिंग या प्राकृतिक खेती से अपना उत्पादन को बेहतर क्वालिटी दिखा पा रहा है, हमें उसे बेहतर प्राइस देना चाहिए। चाहे वो हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस हो जिसमें मैं दिखा पा रहा हूँ कि मेरा प्रोड्यूस रेसिड्यू फ्री है, हमें उसे ट्रेस करके उसको बेहतर प्राइस देना चाहिए। किसानों को हमें कम केमिकल्स इस्तेमाल करने के लिए, पेस्टिसाइड रेसिड्यू कम करने के लिए, सॉइल का बेहतर ध्यान रखने के लिए, अच्छा क्वालिटी न्यूट्रिएंट फूड देने के लिए हमें रिवॉर्ड करना चाहिए। तभी एक कल्चरल शिफ्ट आएगा जहां हमारा फोकस क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे जाएगा। तीसरा सोल्यूशन जो हमें 100% फोकस करना चाहिए वो है टेक्नोलॉजी का सही प्रकार से इस्तेमाल। जी हाँ, टेक्नोलॉजी सारी चीज़ को बदल नहीं सकता है, लेकिन आज के AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एज में टेक्नोलॉजी से हम कई सारे प्रॉब्लम्स किसानों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ट्रेसेबिलिटी। आज मेरा खाना जो मेरे प्लेट में आ रहा है वो आखिर में आ कहाँ से रहा है, उस खाने को कौन से किसान ने उगाया है, उस किसान ने मेरे खाना में क्या डाला है, ये सब सॉल्व किया जा सकता है सही प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और जब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे तो जो मैंने पिछला पॉइंट बताया था, अच्छे प्रकार से क्वालिटी पे फोकस करने वाले किसान को बेहतर से बेहतर प्राइस मिलेगा मार्केट में। टेक्नोलॉजी का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ केस जो किसानों के कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है वो है मार्केट एक्सेस और इन्फॉर्मेशन। आज केवल एक फ़ोटो लेकर ChatGPT पे डालकर आप अपने फसल के बारे में कई सारे चीज़ सीख सकते हैं। आज भी ज़्यादातर किसान के पास लिमिटेड मार्केट इन्फॉर्मेशन है। अपने लोकल मंडीज़ के अलावा उनको कोई आइडिया नहीं है कि उन्हें बेहतरीन प्राइस कहाँ मिल सकता है। बायर्स को एक्चुअल में कौन सा फसल चाहिए, कब चाहिए, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। आज टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको एक्यूरेट डिमांड सप्लाई के पैटर्न्स आराम से ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप समझ सकते हो कि आपकी लोकल मंडी के अलावा बायर्स कहाँ है, कहाँ पे मार्केट प्राइस बढ़ रहा है।
और अपने भाषा में आराम से आप इसे पता कर सकते हैं एआई के ज़माने में। चौथा सोल्यूशन जिससे एग्रीकल्चर में काफ़ी रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं वो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती। अब जैसे कि वीडियो में मैंने पहले समझाया, एग्रीकल्चर में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज और अनप्रेडिक्टेबल वेदर। आज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जैसे ग्रीन हाउसेस, नेट हाउसेस, टनल टेक्नोलॉजीज के सहायता से काफ़ी हद तक आप इस क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं। आज की डेट में क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, कब बारिश आएगा, कब किस कंडीशन में किस प्रकार का पेस्ट अटैक होगा, ये किसान प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन संरक्षित खेती आज के डेट में एक बहुत ही ज़रूरी सोल्यूशन है। पॉली हाउसेस, ग्रीन हाउसेस, नेट हाउस, लो कॉस्ट टनल्स की सहायता से काफ़ी हद तक आप ये सारे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो कम से कम ज़मीन में आप ज़्यादा ग्रोइंग कंडीशन को कंट्रोल करके अपने उत्पादन और इनकम को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप अपने फसल को बाहर की क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा सकते हैं, चाहे वो ज़्यादा गर्मी हो, अनप्रेडिक्टेबल बारिश हो या फिर ज़्यादा ठंडा हो। तीसरा, संरक्षित खेती में आप हाई वैल्यू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर उगा सकते हैं जिनका आपको मार्केट में बेहतर रेट मिलता है। अब संरक्षित खेती हर किसान के लिए नहीं है, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, मार्केट एक्सेस लगता है और काफ़ी नॉलेज लगता है यदि आप सही प्रकार से इसे करना चाहें। आज हमारे देश में ज़्यादातर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि सारे लोग इसे सब्सिडी के नाम पे लेते हैं और नहीं फोकस करते हैं नॉलेज पर और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पर। लेकिन यदि आपके पास वो कैपिटल है, यदि आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ बढ़ना। ये किसान भाई और बहनों, संरक्षित खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हर किसान के लिए स्टार्टिंग में एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, मार्केट एक्सेस चाहिए होता है। लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि छोटे से आप स्टार्ट करें, लेकिन एक लेवल पर जाकर अपनी फसल को एक बेसिक प्रोटेक्शन तो ज़रूर दें ताकि अनप्रेडिक्टेबल वेदर चेंजेस की वजह से आपका फसल बर्बाद नहीं हो। पांचवा सोल्यूशन जो मेरे अनुसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किसानों का आमदनी बढ़ाने के लिए, वो है हमारे देश के एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में ट्रस्ट। आज के में मार्केट में सुनते रहते हैं कि हमारे अंडे में ये मिले, हमारे फसल में ये केमिकल आया, हमारे सब्जियों में ये हैवी मेटल है। इस सब के कारण हमारे देश के एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में ट्रस्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। मैं कई सारे देश घूमा हूँ, वहाँ के एग्रीकल्चर और सप्लाई चेन को काफ़ी करीबी से देखा हूँ और वहाँ पे जो लेवल ऑफ फूड सेफ्टी, टेस्टिंग और रेगुलेटरी बॉडीज़ होते हैं हमारे देश में, वो हम रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि मेरे जैसे कंज्यूमर्स को मालूम ही नहीं कि मेरा खाना कहाँ से आ रहा है, उसमें क्या मिलावट है। और दूसरा, वो किसान जो अच्छा क्वालिटी का खाना उगा पा रहे हैं उनके लिए कोई मार्केट में जगह ही नहीं। हमारे देश में सरकार को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम इसे ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो किसानों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा अच्छे प्रकार का खाना उगाने के लिए। कंज्यूमर्स बेहतर प्राइस देंगे मार्केट में अगर उनको मालूम होगा कि मेरे खाना में केमिकल्स नहीं मिला है, जहर नहीं मिला है। अगर आपको लगता है फूड सेफ्टी केवल एक हेल्थ इशू है, नहीं, फूड सेफ्टी ना सिर्फ एक हेल्थ इशू है बल्कि हमारे देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा इनकम इशू भी है। अगर हमारे देश में सही प्रकार की फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ना हो तो हम बेहतर क्वालिटी के लिए अच्छा दाम नहीं दे पाएंगे, और अगर हम बेहतर क्वालिटी के लिए अच्छा दाम नहीं दे पाएंगे तो किसानों को कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा अच्छा खाना उगाने के लिए। सबसे ज़रूरी है प्रॉपर टेस्टिंग एंड ट्रस्ट विद इन द सप्लाई चेन। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिला होगा कि हमारे देश के किसान आखिर में गरीब क्यों है। इसलिए नहीं क्योंकि एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है या फिर खेती का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए क्योंकि पहले ही दिन से हमारे देश के किसानों को हमारे फूड सप्लाई चेन के सबसे नीचे भागे में रखा गया है। हमारे देश में एग्रीकल्चर का भविष्य फोकस होना चाहिए क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर। अगर हम एग्रीकल्चर को केवल क्वांटिटी पर फोकस करेंगे तो किसान फिर से उसी लूप में चले जाएगा। हमारा फोकस होना चाहिए कैसे बेहतरीन उत्पादन प्रोड्यूस कर सके, कैसे उसका बेहतर दाम प्राप्त कर सकें और कैसे हमारे किसानों को क्लाइमेट चेंज और बाकी रिस्क से बचा सकें। हर किसानों को क्वालिटी के लिए दाम दिया जाए, वेदर के प्रॉब्लम से बचाया जाए, मार्केट से कनेक्ट किया जाए, तब फार्मर को एक अन्नदाता के रूप में नहीं देखा जाएगा बल्कि फार्मिंग को एक वायबल प्रोफेशन और बिजनेस माना जाएगा। अब जिम्मेदारी मेरी और आपकी है कि कितने जल्द से जल्द हम ये ट्रांजिशन कर सकते हैं और कितने सारे किसान भाइयों और बहनों को अपने साथ ले जा सकते हैं। जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में।